मेरा नाम है पुलकित शर्मा। आप सभी को मेरे चैनल पीएस लीगल क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिमिटेशन एक्ट या लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963, ये ना केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जुडिशियल सर्विसेज, या ये कह लीजिए जो भी हम लॉ से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझने से पहले, इस एक्ट को मेन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। वो है कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर है 36 ऑफ 1963। मतलब 1963 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें जो एक्ट नंबर था, इसका 36 नंबर पे पोजीशन आई थी लिमिटेशन की। मतलब और एक्ट पास किए होंगे या बनाए होंगे तो उसमें 36 नंबर पे ये एक्ट था। फिर प्रेसिडेंट की असेंट जो मिली वो मिली 5 अक्टूबर 1963 को। लागू हुआ 1 जनवरी ऑफ 1964। इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 1 ऑफ जनवरी 1964। एक चीज और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में हमने देखा भी है कि पूछा जाता है लिमिटेशन एक्ट किसका सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 3rd की एंट्री नंबर 13 में दे रखा है कि लिमिटेशन कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। मतलब जब कंकरेंट लिस्ट कह लीजिए, लिस्ट 3rd कह लीजिए, एक ही बात है, उसके एंट्री नंबर 13 में दे रखा है। ये सबसे ज्यादा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और है कि 1963 का जो एक्ट है ये तो एग्जिस्टिंग एक्ट है। क्या इससे पहले कोई और कानून नहीं होता था क्या लिमिटेशन के लिए? ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला लॉ है। क्या 1963 से पहले कोई और कानून होता ही नहीं था? मतलब जो सूट्स फाइल कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या हम अपील फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई समय सीमा ही नहीं थी। तो क्या हम ऐसे ही जब मन होता था तब चले जाते थे? तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कानून होगा। तो मैं जो बात करने जाने वाला हूं, चालू करने वाला हूं बात, वो है हिस्ट्री ऑफ लिमिटेशन एक्ट, हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन को चालू करने से पहले एक चीज बहुत समझना जरूरी कि हिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल और कंटेम्पररी। तो उसी प्रकार से हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन भी उसी प्रकार से डिवाइड है। एंशिएंट लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता था, मिडिवल पीरियड में क्या चला और कंटेम्पररी में क्या क्या लॉ आए। चलिए तो हम उसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं और बाइफरकेट करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो मैंने बोला था कि एंशिएंट इंडिया में क्या चलता था लिमिटेशन के लिए। तो एंशिएंट इंडिया में लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चलता था, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे स्मृति राइटर्स ने बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई संपत्ति जिससे संबंधित किसी व्यक्ति का राइट अराइज होता है और वो उसे क्लेम करता है, यदि वो 20 साल तक उसे उस राइट को क्लेम नहीं करता है और दूसरा उस पर अपनी उपयोगिता साबित कर देता है, साबित करने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जा रहा है, मतलब वो उसको उपयोग कर रहा है। उदाहरण बताओ, ये डस्टर है, ये डस्टर है, 20 साल तक देखा जाए तो मेरा टाइटल बंद है, ये मेरा डस्टर है, तो मैं 20 साल तक इसके ऊपर क्लेम नहीं कर रहा। बी नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है लगातार 20 साल तक कंटिन्यू, तो ये डस्टर उसका हो गया। मतलब प्रिस्क्रिप्शन बताता है एक पार्टी का तो राइट हो जाएगा एक्सटिंग्विश्ड और एक क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा राइट। तो सिंपल से एंशिएंट इंडिया में तो ये था कि भैया देखो, सीधी सी गणित है। स्मृति राइटर्स का यही कहना था कि प्रिस्क्रिप्शन का सिद्धांत चलेगा। कुल मिला के यदि कोई चीज है, चाहे वो मूवेबल है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप 20 साल तक उस पर अपना राइट क्लेम नहीं कर रहे, वो दूसरे की हो जाएगी, मामला खत्म।
ये स्थिति रही एंशिएंट इंडिया में। अब मिडिवल पीरियड में भी लगभग मिडिवल पीरियड में भी 1793 तक तो सेम सिचुएशन रही। मेरा कहने का मतलब है कि 1793 तक लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ही चला, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी स्थिति में चेंज होने लगा। वो कैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स पर, मतलब सूट्स के भी कई प्रकार होते हैं, उन पे अलग अलग लिमिटेशन तय होने लगा। पर ये जो लिमिटेशन बनने लगा, कानून बनने लगा, इनके लिए रेगुलेशन पास हुए, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून पास तो किए, परंतु वो कहते बिखरे हुए थे बहुत ज्यादा। एक कन्फाइंड फॉर्म में नहीं था कि भाई एक चीज देख लो, मान लीजिए डिफेमेशन से संबंधित आया तो उसके लिए अलग कोई कानून चल रहा है। एक जगह कन्फाइंड फॉर्म में, कंपाइल फॉर्म में नहीं था, ठीक। परंतु एक प्रॉब्लम और थी इसमें भी, यह था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इनमें लिमिटेशन अलग था। मतलब डिफेमेशन का लिमिटेशन पीरियड बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में तो एक, और नॉन प्रेसिडेंसी टाउन्स में अलग। तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं थी भारत में इस कानून को लेकर, परंतु यूनिफॉर्मिटी आई। वो कब आई? सबसे पहले जो एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ लिमिटेशन बना संपूर्ण भारत के लिए, फॉर होल ऑफ इंडिया, वो बना 1859। एक्ट नंबर 14 ऑफ 1859। सबसे पहली बार 1859 में लॉ ऑफ लिमिटेशन, कह लीजिए लिमिटेशन एक्ट 1859 कंप्लीट इंडिया के लिए, फॉर होल इंडिया के लिए एक लॉ ऑफ लिमिटेशन कॉमन बनाया गया। उसमें प्रेसिडेंसी, नॉन प्रेसिडेंसी टाउन्स का जो बाइफर्केशन था उसको बंद किया गया, और सब पर एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके पूरे भारत में कॉमन लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाया गया। वो था 1859 में, जो कि लागू हुआ 1862 में। इट वॉज केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1862, ठीक है। पर इसमें भी दिक्कत थी, इसमें कंपाइल फॉर्म में बनाया तो गया, पर प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें भी सारे सब्जेक्ट मैटर बिखरे हुए थे। जैसे सूट्स को लेके तय तो किया गया लिमिटेशन पीरियड, पर ऐसा था बीच में कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, फिर टॉर्ट का आ गया। अब टॉर्ट का भी एक मामला अचानक कॉन्ट्रैक्ट के बाद आ रहा है। ऐसा नहीं था कि टॉर्ट का एक जगह रख दिया गया, वो नहीं हुआ, वो ऊपर नीचे बिखरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बाद में 1859 के एक्ट को रिपील किया गया, और 1871 में एक और कानून बनाया गया। वो भी लगभग ऐसा ही था, उसमें भी कोई इतना ऐसा कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन किए नहीं गए थे। फिर उसके बाद 1877 में बनाया गया कानून, ठीक है। वो भी सिमिलर एज 1871 को फॉलो अप करके बनाया गया। 1877 के बाद 1908 में फिर से एक कानून बना, जिसको रिपील करके एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963 प्रेजेंट लिमिटेशन एक्ट बनाया गया, जिसको थर्ड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, जिसको थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर बनाया गया। और ये एक ऐसा लॉ बनाया गया जिसमें थर्ड लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन पे 3 बातों पे उन्होंने एम्फेसिस किया था। 3 मुख्य बातें थी जिन पर उन्होंने जोर दिया कि लिमिटेशन एक्ट है तो सही, चला तो आ रहा है, पर ये सब बिखरा हुआ एक्ट है। अभी तक ये कंपाइल नहीं आया कि हम एक चीज को ढूंढे तो वो आसानी से वहां मिल जाए। हर चीज बिखरी हुई है, बीच में एप्लीकेशन का डाल दिया, फिर अपील का डाल दिया, फिर सूट्स का डाल दिया, फिर वापस एक अपील का एक और मुद्दा डाल दिया, फिर एप्लीकेशन। ये नहीं कि एक जगह सूट्स हो जाए, अपील हो जाए, या एप्लीकेशन। तो थर्ड लॉ कमीशन ने कहा कि हर सब्जेक्ट मैटर एक रीअरेंज फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रीअरेंज फॉर्म में, मतलब सूट्स
एक जगह होनी चाहिए, अपील एक जगह होनी चाहिए, एप्लीकेशंस एक जगह होनी चाहिए। और इनमें भी कैसे, सूट्स को लेके जैसे टॉर्टियस लायबिलिटी से संबंधित जितनी सूट है तो उनका एक ब्लॉक होना चाहिए, इंश्योरेंस से संबंधित जितनी सूट्स हैं उनका एक ब्लॉक होना चाहिए, अपील सिविल का एक अलग ब्लॉक होना चाहिए, क्रिमिनल का एक ब्लॉक अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सिविल फिर क्रिमिनल फिर सिविल फिर क्रिमिनल, ऐसे नहीं होगा। एप्लीकेशंस इनका एक पूरा अलग से ब्लॉक होना चाहिए, जो कि चीजें सारी रीअरेंज्ड फॉर्म में स्टार्ट की गई। एक चीज प्लस कोशिश की गई एज फार एज पॉसिबल, हर भरपूर प्रयास किया जाए कि जितनी भी सूट्स हैं, जितनी भी अपील्स हैं या जितनी भी एप्लीकेशन, इन सब के लिए एक फिक्स्ड लिमिटेशन पीरियड किया जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई ये सूट रह गई तो इसको और किसी सिद्धांत से ले, नहीं, हर भरपूर प्रयास किया गया कि प्रत्येक सूट, प्रत्येक अपील और प्रत्येक एप्लीकेशंस पर क्या किया जाए, एक फिक्स्ड लिमिटेशन पीरियड फिक्स किया जाए। और साथ ही साथ इन तीनों के लिए कब से लिमिटेशन पीरियड चालू होता है, कब से लिमिटेशन पीरियड चालू होता है वो तय किया जाए। मतलब ध्यान दिया जाए तो आप कभी इसका शेड्यूल पढ़ेंगे तो जो उसका थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, उनको प्रॉपरली सेट किया गया था। क्योंकि फर्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है, वो कौन सी सूट्स होंगी, सेकंड कॉलम में कितना लिमिटेशन पीरियड, पहली चीज रीअरेंज फॉर्म, दूसरा सबके लिए लिमिटेशन पीरियड फिक्स किया गया तो सेकंड, तीसरा टाइम बिगिन टू रन, कब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने की कितने समय बाद या कब से लिमिटेशन पीरियड चालू है। तो देखा जाए तो थर्ड लॉ कमीशन ने कहीं ना कहीं लिमिटेशन एक्ट 1963 के शेड्यूल को एम्फेसिस किया, उस पर मेन फोकस डाला कि भाई जो फर्स्ट कॉलम है वो प्रॉपर होना चाहिए, सेकंड कॉलम क्लियर होना चाहिए, थर्ड कॉलम क्लियर होना चाहिए, और ये सारी चीज एक अरेंज फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बिखरा हुआ तो था ही पहले, तो हमें चीजें ढूंढने में टाइम लगता था। अब आप किसी को भी बोलो सूट्स की हमें फाइल करनी है इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। सूट्स में भी इंश्योरेंस कंपनी वालों पे देखना है कौन कौन से इंश्योरेंस से संबंधित सूट्स तय किए गए। तो थर्ड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर एक्ट बनाया गया, और जो काफी हद तक, पूर्ण रूप से तो नहीं कहूंगा मैं, काफी हद तक कंपाइल फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, प्लस एक प्रॉपर साइंटिफिक लाइब्रेरियन ऑर्डर में बनाया गया है।